नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी अपने ही चक्रव्यूह में घिरी बीजेपी की। हेमंत सोरेन को कोर्ट से मिली बड़ी जीत की। देखेंगे सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच बढ़ती रार को। सुप्रीम कोर्ट से अजीत गुट को लगे बड़े झटके को। जानेंगे महाराष्ट्र में एनडीए में पड़ी फूट को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगे बड़े झटके को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, आबकारी नीति पर एलजी समेत 15 के साइन। केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में बड़ा एक्शन, जेई और एई को किया टर्मिनेट, 7 लोग गिरफ्तार। एमसीडी ने कोचिंग सेंटर के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। रामदेव को कोर्ट से एक और बड़ा झटका, कोविड के दौर में कोरोनिल दवा और एलोपैथी को लेकर किए दावे के खिलाफ डॉक्टरों की याचिका पर दिल्ली एचसी ने सुनाया फैसला। रामदेव को बयान वापस लेने के दिए निर्देश। उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार में हरे निशान पर क्लोजिंग। सेंसेक्स 23 अंक चढ़कर 81,355 पर हुआ बंद, तो निफ्टी सपाट रहकर 24,836 पर बंद हुआ। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के मानसून सत्र का आज छठा दिन भी काफी जबरदस्त रहा। इस बार भी संसद में बीजेपी घिरती दिखाई दी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। साथ ही राहुल गांधी ने लोकसभा में बीजेपी पर निशाना साधा। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के मॉनसून सत्र का सोमवार का छठा दिन था और आज भी विपक्ष संसद में भारी रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर बात करने से पहले बीजेपी के चिन्ह लोटस को घेरते हुए कहा, मैंने एक रिसर्च की तो पाया कि चक्रव्यूह का दूसरा मतलब भी लोटस होता है। 21वीं सदी में दूसरा चक्रव्यूह भी बना है, उसका आकार भी लोटस जैसा है। उसे पीएम अपनी छाती पर लगाकर चलते हैं। जो अभिमन्यु के साथ हुआ वही हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। आज भी चक्रव्यूह के बीच 6 लोग हैं, बिल्कुल सेंटर में। जैसे महाभारत के समय 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे ही आज भी कर रहे हैं। मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजय डोभाल, अंबानी, अडानी। चक्रव्यूह जो भारत को घेरे हुए है। मोदी के चक्रव्यूह ने कई समस्याएं देश के सामने पैदा कर दी हैं। पहला, फाइनेंशियल क्राइसिस। दूसरा, जांच एजेंसी का दुरुपयोग। तीसरा, पेपर लीक। चौथा, बेरोजगारी जैसी समस्याएं खड़ी कर दी गई। किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने सबसे पहले सेना के जवानों को अपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। इस बजट में एक पैसा उनकी पेंशन के लिए नहीं है। बजट में आपने 1 रुपया नहीं दिया तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। छात्रों की बात करते हुए राहुल ने कहा कि देश में 10 साल में 70 पेपर लीक हुए, लेकिन वित्त मंत्री ने इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा। वित्त मंत्री बैठी हैं, युवाओं के लिए क्या किया? बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात की। शायद ये मजाक है। आपने कहा हिंदुस्तान की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में काम मिलेगा, लेकिन 99% युवाओं के लिए नहीं है। इसके साथ ही राहुल ने आरोप लगाया कि किसानों को आपने बॉर्डर पर रोक दिया, वो मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने देते। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि आज वो संसद में नहीं आए और मैं भविष्य की भी बता दे रहा हूँ, जब भी मैं संसद में बोलूंगा मोदी संसद में नहीं आएंगे। एक तरफ बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है, तो वहीं हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी। ईडी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी जीत मिली है, तो वहीं ईडी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत बरकरार रखी है। दरअसल धन शोधन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद थे, जिसके बाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई और अब ईडी ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसमें हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका सुनने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने विस्तृत कारण बताते हुए आदेश दिया है, इसमें दखल की कोई जरूरत नहीं लगती। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला, जिसमें प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि सोरेन धन शोधन के दोषी नहीं है, बहुत अच्छी तरह से तर्कपूर्ण था। एएसजी ने कहा कि हाईकोर्ट ने धारा 50 के बयानों की पूरी तरह से अवहेलना की है।
तो न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि उन्हें अवहेलना करने के लिए वैध कारण दिए गए। जब एएसजी ने आगे बहस करनी चाहिए तो जस्टिस गवई ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम आगे कुछ भी नहीं देखना चाहते। अगर हम आगे कुछ भी देखेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। वरिष्ठतम न्यायाधीश ने बहुत ही तर्कसंगत फैसला दिया है। जब एएसजी ने दावा किया कि ईडी के मामले की पुष्टि करने वाले दस्तावेज मौजूद हैं, तो जस्टिस गवई ने कहा कि इसके विपरीत ये साफ निष्कर्ष है कि भानु प्रताप से जब्त सभी अभिलेखों में आवेदक यानी सोरेन को फंसाने वाला कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही पीठ ने ईडी की याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि इस साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, तो वहीं यूपी बीजेपी में तकरार तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अपनी पुरानी कही बात दोहराई है, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक बार फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी पर हमला करते हुए कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, बल्कि पार्टी ही जीतती है। अति आत्मविश्वास की वजह से चुनाव यूपी का हारे हैं। और इतना ही नहीं, जब इस बैठक में जैसे ही सीएम योगी आए तो दोनों डिप्टी सीएम मीटिंग से निकल गए, जिसने एक बार फिर यूपी की सियासत को गरमा दिया है। बता दें कि सोमवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की ओबीसी कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए, जहां मौर्य ने कहा कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही चुनाव लड़ती है और पार्टी ही चुनाव जिताती है। इसके साथ ही सोमवार सुबह यूपी का मानसून सत्र शुरू होने से पहले भी मौर्य ने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन ही होता है और वही रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य के ये तीखे तेवर दिखा रहे हैं कि आप भले ही मेरी शिकायत हाईकमान से कर दो, लेकिन मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला हूं, जो सीधे सीधे सीएम योगी को चुनौती दे रहा है। आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में दिल्ली में हुई हाईकमान की बैठक में सीएम योगी ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम की शिकायत की थी। योगी का आरोप था कि दोनों डिप्टी सीएम हमेशा बैठक से नदारद रहते हैं और न ही यूपी में सरकार चलाने में मदद करते हैं। बावजूद इसके केशव प्रसाद मौर्य ने बगावती सुर अपनाए हुए हैं। यूपी बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं, जिससे बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी भी मुश्किल में दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को बड़ा झटका दिया है, तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। अजित पवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी को एक के बाद एक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में अब सुप्रीम कोर्ट ने अजित गुट के 40 विधायकों के खिलाफ एक साथ नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब मांगा है। दरअसल सोमवार को कोर्ट में शरद पवार गुट की याचिका पर सुनवाई हुई। मामला महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के अजित पवार गुट को असली एनसीपी घोषित करने से जुड़ा है। जुलाई 2023 में अजित पवार ने एनसीपी के 53 में से 41 विधायकों के साथ मिलकर चाचा शरद पवार से अलग अपनी पार्टी बना ली थी और चुनाव आयोग समेत विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी अजित गुट को ही असली एनसीपी करार दिया, जिसके खिलाफ शरद गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब कोर्ट ने इस पर अजित गुट के विधायकों से ही जवाब मांग लिया है। ऐसी एक याचिका उद्धव गुट ने भी लगाई है। एकनाथ शिंदे के शिवसेना के खिलाफ वहां भी लड़ाई असली शिवसेना की है, जिस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे, अंत में सभी आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी। बहरहाल अजित गुट के लिए इसे अच्छे संकेत के रूप में नहीं देखा जा रहा है। जहां पहले से ही पार्टी टूटने की कगार पर है, ऐसे में विधायक सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए भी बाध्य हो गए हैं। एक तरफ जहां अजीत पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, तो वहीं महाराष्ट्र में एनडीए भी टूटने की कगार पर दिखाई दे रहा है। एनडीए के नेता पाला बदलने में लगे हुए हैं। बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना तीनों ही कमजोर होते दिखाई दे रही हैं। भले ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन महाराष्ट्र एनडीए में अभी से भगदड़ की स्थिति बन गई है। लगातार नेता विपक्ष के पाले में जाते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के कई नेता शरद पवार की एनसीपी, एसपी में शामिल हो चुके हैं और इस समय सबसे ज्यादा झटका अजित पवार की एनसीपी को लग रहा है। अजित गुट की एनसीपी को छोड़कर ज्यादातर नेता शरद पवार के खेमे में शामिल होते जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब एनसीपी विधायक चेतन तुपे, जो अजित पवार के साथ थे, वो अब शरद पवार के खेमे में शामिल होने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि चेतन तुपे ने शरद पवार से अकेले मिलकर बातचीत की कोशिश भी की, लेकिन पवार की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन पवार गुट के दूसरे नेताओं के साथ तुपे की बैठक हुई है। इस बीच बीजेपी को भी झटके लग रहे हैं। लातूर के उदगीर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है।
उनके साथ बीजेपी के लातूर ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पाटिल कौलखेडकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है। बता दें कि उन्हें उदगीर निर्वाचन क्षेत्र में लिंगायत समुदाय के नेता के रूप में माना जाता है। आपको बता दें कि शनिवार को एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक बाबा जानी दुर्रानी ने पाला बदला और वो शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। ऐसे में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बगावत के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक फेरबदल सामने आ रहा है तो अमेरिका में पूरा चुनाव ही पलट गया है। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव से हटने के बाद से ही स्थितियां तेजी से बदलती जा रही हैं। पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही कमला हैरिस की एंट्री हुई, चुनाव में स्थिति तेजी से बदलती जा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं। 5 नवंबर को वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। जो बाइडेन के चुनाव से हटने के बाद से ही डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस छा गई हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग तेजी से बढ़ रही है। कमला हैरिस की अप्रूवल रेटिंग पिछले हफ्ते की तुलना में 8% बढ़ गई है, यानी हैरिस की लोकप्रियता 8% बढ़ गई है। एबीसी न्यूज ने इप्सोस पोल का हवाला देते हुए बताया कि कमला हैरिस की अप्रूवल रेटिंग अब 43% है, जबकि पिछले सप्ताह हैरिस की अप्रूवल रेटिंग 35% थी। दूसरी तरफ उनको नापसंद करने वालों की संख्या एक सप्ताह पहले 46% थी, जो घटकर 42% रह गई है। यानी बाइडेन के राष्ट्रपति की रेस से पीछे हटने के बाद कमला हैरिस की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 जुलाई को राष्ट्रपति की दौड़ से पीछे हटने का ऐलान किया था और कमला हैरिस ने सिर्फ एक सप्ताह में ही अमेरिका का पूरा राजनीतिक माहौल बदल दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कमला हैरिस की लोकप्रियता जहां बढ़ रही है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में कमी आई है। पिछले सप्ताह उनकी अप्रूवल रेटिंग 40 थी, जो अब घटकर 36 रह गई है। डिसअप्रूवल रेटिंग 51% थी, जो बढ़कर 53% हो गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात नीतीश सरकार को लगे बड़े झटके की। बिहार में आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे को पटना हाई कोर्ट ने पिछले महीने रद्द कर दिया था, जिसके बाद नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखिए रिपोर्ट। बिहार की नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बिहार में आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने के खिलाफ पटना हाई कोर्ट का फैसला फिलहाल बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण कोटे को 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार के इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने झटका देते हुए कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई सितंबर में की जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से जब आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, तो इस संबंध में पटना हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई, जिसमें राज्य के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने मार्च में इस संबंध में दायर रीट याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 20 जून को हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। बिहार सरकार ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी और कहा था कि अगर अंतरिम राहत नहीं मिलती है तो राज्य में बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिनमें से कुछ अग्रिम चरणों में हैं। इससे चयन प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने पुल गिरने के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, तो वहीं अब आरक्षण के मामले में नीतीश को बड़ा झटका लगा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।